रीट एग्ज़ाम 2025 साथियों, आज की वीडियो में हम रीट परीक्षा 2025 जो कि आपकी 27-28 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका यूनिट होती है जो कि साइकोलॉजी के 30 प्रश्न होते हैं, वो इस वीडियो में हम विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। इनकी पीडीएफ फाइलें साथियों आपको मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अपन यहाँ पर देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार, यानी कि जो जीन पियाजे थे उनके अनुसार, सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने एवं नए जो धारणाएं होती है उनको अनुभव के बीच संतुलन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो कौन सा बात उन्होंने बताई थी? समावेशन की, समायोजन की, संतुलन की, या फिर ज्ञान विज्ञान की? तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न का आंसर जो होता है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा संतुलन। देखिए, जीन पियाजे ने बोला था कि जो पुरानी चीज़ें हम सीख लेते हैं उनको हम, या फिर जो पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या होता है? संतुलित हो, संतुलन कहलाएगा। यानी कि दोनों के बीच जो है वो एक प्रकार से संतुलन का कार्य करेगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने समावेशन और समायोजन की बात भी बताई थी, जो कि अलग मेथड में यूज होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया गया है कि जो लगातार असफल हो रहा है तो कुछ परिणता भी वो उसमें हासिल कर लेता है। तो ये बात आपको बतानी होगी, ये किसके द्वारा कही गई है? कॉल गस्टर्ड यूंग के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कार्ने हॉर्नी के द्वारा, अल्फ्रेड एडलर के द्वारा? तो साथियों ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट है वो अल्फ्रेड एडलर के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, राष्ट्रीय नीति शिक्षा 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? आपको पता है कि वर्तमान में शिक्षा नीति 2020 है वो लागू हो चुकी है और आपको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसका पर्सन आपको 100% मिलेगा भाई। तो यहाँ पे किस चीज़ पे ये बल देने की बात कर रही है? रट कर सीखना, तो रट कर सीखने पे कभी नहीं देती है। इसके बाद देखिए, परीक्षाओं के लिए सीखना, खाली हमें परीक्षाओं के लिए ही नहीं सीखना होता है। संकलनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। संकल्पनात्मक समझ के रूप में हमें इसको बल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे देखिए, इसका प्रारंभ 2008-9 में किया गया है। ये केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यालय तथा विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यार्थियों के लिए ही है। इस योजना में प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये है, और कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक हो। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट है वो सही बताए गए हैं? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसमें स्टेट नंबर 1, 2 और 4 जो है वो सही रहेंगे। पहला स्टेटमेंट सही है कि इसका प्रारंभ 2008-9 में किया गया था। सेकंड जो है, ये केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय हेतु ही है। और लास्ट का है कि ये इसमें कक्षा 12 में जो 75% अधिक होगा उनको ही ये लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेस्लर के द्वारा, बीने के द्वारा, स्पेयरमैन के द्वारा और कैटल के द्वारा। तो 5 में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, जो साइमन बीने थे उन्होंने 1908 में है वो सबसे पहले बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगर बात करें 1910 में है, वो किसने दिया था भाई? वो दिया था फिर हमारे स्टर्न ने। ईस्टर्न ने दिया था। ईस्टर्न के बाद 1916 में है वो टर्मन ने दिया था, और टर्मन ने बुद्धि लब्धि जो है वो सारणी भी व्यक्त करी थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो पाठ्यचर्या 2005 आपको पढ़ना होगा, इसमें भी आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, आपने पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। यहाँ पे पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ना, कौन क्या पूछ रहा है और नहीं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा में जीवन में एकीकृत लाना, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रखने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर जो 6 है साथियों, उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? सी। यानी कि अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना, ये बात नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बाकी चीज़ें तो लागू होगी होगी।
अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, और अगला ऑप्शन है हमारा इधर, हाँ, अधिगम की कठिनाइयाँ एवं समस्या वाले छात्रों का पता लगाना, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टिकरण प्रदान करना। तो साथियों 7 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जो उद्देश्य बनाए गए थे क्या उनकी पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है, ये देखना। तो यहाँ पे उत्पादक जीवन के जीने के लिए जो शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि जो पोषण है प्रदान करना, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो साथियों प्रतिरक्षा तंत्र है वो दो प्रकार के हैं आपके, जिनमें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाले थे। तो यहाँ पे आपने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी को, छोटे बच्चे को बड़े भाई के द्वारा मारे जाने पर वो बगीचे में खेलने चला जाता है, तो उसको उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सी रक्षा तंत्र है वो काम कर रहा है? प्रक्षेपण हो रहा है इसमें, विस्थापन हो रहा है, प्रतिक्रिया निर्माण हो रहा है, या फिर उदातीकरण हो रहा है? तो यहाँ पे देखो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ताकि वो डाइवर्जन कर सके। तो प्रश्न नंबर 8 में दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, प्रक्षेपण में क्या होता है, झूठे बहाने बनाए जाते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण में है वो दूसरा होगा, उदातीकरण में वो अलग होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो बालकों की देखभाल के अनुभव उनके स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। तो प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, जो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण अनुवेशन है। तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण में कोई भी कमियां हैं, कोई भी अगर डाउट है तो उनको पूरा करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, उनकी विधियों में सुधार किया जा सकता है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। औपचारिक मतलब जैसे कि किसी स्थान विशेष से हो जाएगी, और अनौपचारिक किसी स्थान विशेष को छोड़ के हो जाएगी। विज्ञान के साथ साथ कला है, यानी कि जो शिक्षण है उसको कला अनिवार्य रूप से माना गया है। ये सबकी बात नहीं है, ये तो एक कला है, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक है उनके लिए कौन सा प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 11 नंबर का प्रश्न है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशन शिक्षा द्वारा। यानी कि उनको समावेशन किया जाए, जो नॉर्मल छात्र होते हैं उनके साथ ही उनको बिठा के उनमें जो है शिक्षा के लिए उनको अग्रसर किया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है 12 नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो किस चीज़ को महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा हमारा, कि बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को करना। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? तो ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, तो ऐसा होगा नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसी अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, और अंतर है ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। तो देखिए कमजोर बालक किसको बोला गया है यहाँ पे? तो 13 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं। ठीक है, वंचित वर्ग में जो आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कमजोर बालक बोलेंगे, कमजोर वर्ग के बालक बोलेंगे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक जागृति द्वारा होती है, भावात्मक जागृति द्वारा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से हो सकती है। आंतरिक मतलब वह स्वयं को अभिप्रेरित कर लेता है किसी कार्य को करने के लिए, बाह्य रूप से जो है उसको
कोई मोटिवेशन मिल जाता है, तो दोनों प्रकार से होती है। तो ज्ञानात्मक ज्ञान के आधार पे, और भावात्मक मतलब किसी भाव के द्वारा, दयालुता जो होती है वो प्रकार का भाव ही है, तो वो उनसे भी प्रेरित होकर वो काम करने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला देखिए, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो यहाँ पे 15 नंबर में आपको बताना होगा, तो 15 नंबर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगामी आरोग्यात्मक। ठीक है, यानी कि बाइपोलर जंक्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस का प्रयोग अध्यापक है वो नहीं करेगा। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी कि दबावपूर्ण कोई राजी नहीं किया जा सकता। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़पूर्वक है वो व्यवहार करना। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेश के साथ साझेदारी स्थापित करना। तो पहली जो लाइन है वही हो जाएगी यहाँ पे, कि दबाव के साथ हम किसी विचार के लिए उसको राजी नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें किया जा सकता है। अगला है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है कि हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। तो यहाँ पे 17 नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवंदन करना, क्योंकि व्यवहार में एक परिवर्तन हो रहा है। जो सामान्य व्यवहार था वो एक सुव्यवस्थित व्यवहार में परिवर्तित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना, ये एक अलग प्रकार की घटना हो गई। चढ़ना, भागना, फेंकना 3 वर्ष तक की अवस्था की जो बालक है, ये एक प्रकार की अलग अवस्था हो गई, जिसमें कि ये जैसे कि हमारी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें नहीं होगी, मोस्टली जो है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये वाला। आगे देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम जो दोस्तों टोलमैन के द्वारा दिया गया था, इसमें सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। इसके अलावा संकेत अधिगम जो है वो पावलाव के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। उसमें पारंपरिक अनुकूलन ही सिखाया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन जो था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, हमें चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण रखता है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या। तो साथियों, चिंतन करने के लिए सबसे पहले समस्या का होना अति आवश्यक है। ये प्रश्न ऑलरेडी 2011 की जो परीक्षा थी आपकी RTET, उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे चिंतन प्रारंभ करने के लिए समस्या होना ज़रूरी है। अगर हमारे सामने समस्या होगी तो ही हम चिंतन कर पाएंगे। चिंतन से तर्कणा आती है, ठीक है, तो तर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बाद में होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे डाउन संलक्षण का कारण क्या है। देखिए, डाउन संलक्षण का कारण आपको पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, त्रिगुणता 20 हो जाएगी, त्रिगुणता 21, या XYZ गुणसूत्र, या त्रिगुणता 22। तो साथियों 20 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इसमें जो हमारे गुणों की संख्या होगी वो 21 हो जाएगी। ठीक है, डाउन पूछा गया तो डाउन में यहाँ पे 21 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति की और पोषण का जो विवाद है वो पूछा गया है, तो आनुवांशिक और वातावरण होगा, व्यवहार एवं वातावरण होगा, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो 21 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे आनुवांशिकी और वातावरण हो जाएगा। देखिए, प्रकृति और पोषण, तो प्रकृति जो है वो वातावरण से रिलेटेड हो जाएगी, पोषण जो है वो हमें आनुवांशिक के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, जो कि जब शिशु अवस्था होते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, उस कंडीशन की बात है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे देखिए, व्यक्ति का पहला सकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्ति का पहला सकारात्मक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मन के द्वारा, शेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने, या फिर कैटर ने। तो 22 नंबर में हमारा साथियों के आंसर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो हिपोक्रेटस ने किया था। ठीक है, आपने जब व्यक्तित्व पढ़ा होगा तो आपने पता कि हिपोक्रेटस ने है जो हमारे व्यक्तित्व में अलग अलग प्रकार बताए थे, उसमें जो कि उन्होंने मेलनकोरी इस प्रकार की चीज़ें बताई थी। ठीक है, यानी कि जो द्रव्य पदार्थ हमारे शरीर में उसके आधार पे। शेल्डन ने जो है वो शारीरिक संरचना के आधार पे बताया था। केटल ने तरलता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये वाले। इसके बाद देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता भी होगा आपको, बहुत ईजी भी अच्छा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था,
हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, डेविड वेसल के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो साथियों ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा 23 में। ठीक है, इन्होंने जो है वो 7+1+1 वाला जो सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से याद कर रखा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीन पियाजे हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक के बारे में बताया था, और जो वेसलर है इन्होंने भी दोस्तों जो शरीर की संरचना है उसके आधार पे शेल्डन और वेसलर थे इन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज़ का होगा? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षण के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो 24 नंबर में साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षणों के परिणाम होते हैं उन्हीं से हम, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम लगती है, रीट की हो जाए चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी होती है जिसमें अपन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को ही महत्व दिया जाता है, जिससे कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है। देखिए अगला है अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं का क्षेत्र है? तो यहाँ पे कौन सी क्षेत्र में आती है? सामाजिक विभिन्नताएं आती है, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, या चारित्रिक विभिन्नताएं हैं? तो 25 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता है। व्यक्तिक का मतलब क्या हो गया? पर्सनल ये चीज़ें आएंगी, यानी कि अलग अलग व्यक्तिक रूप से किसी की अभिरुचि अलग होगी, अभिवृत्ति अलग होगी, उपलब्धि अलग होगी, लिंग जैसे कि स्त्री पुरुष हो गए वो व्यक्तिक रूप में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे देखिए 26 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तंत्रिका तंत्र, वाहिनी हीन ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना, स्थितिजन्य संरचना। 26 नंबर में साथियों हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्थितिजन्य संरचना हो जाएगा, यहाँ पे जैविक निर्धारक तत्व में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। तो जो फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांतवादी थे वो। ठीक है, उन्होंने चेतन मन, अर्धचेतन मन और अर्धचेतन और इसके बारे में बताया था। तो इसके बताया गया है कि प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से नहीं हैं? चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो 27 नंबर में साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इनके उन्होंने जो बात कही थी वो इदम के बारे में, अहम के बारे में और परा अहम के बारे में बात की थी। ईगो जिसके बारे में पता, ठीक है, ईगो हो गया हमारा, सुपर ईगो वगैरह ये चीज़ें। चेतन की बात करें तो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे चेतन, अचेतन और अर्धचेतन होता। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली ये आपका प्राथमिक संरचनात्मक तत्व था। आगे देखिए अभिवृत्ति है, तो अभिवृत्ति क्या हो जाएगी? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऐसी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचालक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट परिलक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो किसी विशिष्ट प्रकार की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर में साथियों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक भावात्मक अभिवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में व्यक्त होती है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो ये अंतिम समस्या समाधान का बताना आपको तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्य तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो 29 नंबर में साथ ही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी वाला, निष्पादन या सत्यापन समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण होगा। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो 30 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। तो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय नहीं होता है, अवलोकनीय नहीं होता है, अवलोकनीय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समायोजन, अधिगम में समायोजन जरूर होता है, अधिगम सार्वभौमिक मतलब सब जगह विद्यमान होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उसके प्रश्न लेके आएंगे, तो आप एक बार वो भी ज़रूर देख लेना।